नहीं इधर देखो, इसका माइक चेक कर, कौन सा माइक है तेरा? पासपोर्ट साइज लगा रही है, लगी है पिछले जी ओके। आज मालेगांव महानगर पालिका में बजट की मीटिंग थी और जनरल बोर्ड होती है, विशेष महासभा होती है, मगर आज की मीटिंग बजट की थी। वो सबसे अहम मीटिंग थी। बजट पर पूरे शहर की तरक्की, कामकाज का इन्हिसार होता है और मालेगांव सेकुलर फ्रंट की ये चाहत थी कि बजट पर अच्छी तरीके से चर्चा हो, बरसरे इक़्तिदार और अपोजिशन दोनों भी मिलकर उस पर बात करें और जिसकी जितनी समझ है उस हिसाब से एक अच्छा बजट तैयार करने की तरफ हम जाना चाहते थे। और आप सब मीडिया वाले भी देखे होंगे कि हमने अपोजिशन वालों को भी पूरा मौका दिया बातचीत रखने का और बातचीत करने का। अहम सवाल यह है कि ये पहला बजट है जो प्रशासन राज में अब अवामी बॉडी के पास आया है। पिछला 3 बजट जो प्रशासक के नेतृत्व में पेश किया जाता था और वही बजट मंजूर करते थे, और वो 3 सालों में शहर ने क्या खोया क्या पाया ये भी हमारे सामने है। इसलिए ये बजट हमारे लिए बहुत अहम है और इसी पर शहर की तरक्की का इन्हिसार है। बाकी मीटिंगें होती रहेंगी, बाकी सवालात आते रहेंगे, उस पर चर्चा होती रहेंगी, मगर इतनी अहम मीटिंग में अपोजिशन का जो किरदार है वो मायूस कुन रहा। एक सवाल एकदम सीधा सा था कि प्रशासन राज में बजट आया, हॉल में बजट पेश किया गया महासभा में, उस पर अच्छी तरीके से बातचीत होना चाहिए थी और प्रशासन से सवालात पूछना ये बरसरे इक़्तिदार का भी हक था और अपोजिशन का भी हक था। और हमने वही कोशिश की। जब कमिश्नर साहब ने बजट दिया और बजट पढ़कर उसके कुछ पहलू सुनाए तो उसमें एक अहम बात यह थी कि 132 करोड़ रुपया बैंक से कर्ज लेना, ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियान के लिए फिक्र की बात थी। हम जो लोग चुन के आए हैं 84 कारपोरेटर्स, उनके लिए भी फिक्र की बात है कि आज तक कारपोरेशन ने बैंक से कर्ज नहीं लिया। ऐसे हालात पीछे आए कि टीचर्स की पगार के सवालात आए तो सरकार से उधार या लोन लेना पड़ा, मगर वो सरकार से लिया गया, बैंक से कर्ज कभी नहीं लिया गया। और इतनी बड़ी रकम क्यों ली जा रही है, ये मैंने सवाल पूछा प्रशासन से कि इतनी बड़ी रकम लेंगे तो ये नौबत हमें क्यों आई। एक बॉडी जाती है, दूसरी बॉडी आती है और इस तरह से एक निजाम चलता है। ये पहली बार था कि प्रशासक राज का एक लंबा वक्त होने के बाद इक़्तिदार में हम आए और इसमें 132 करोड़ क्यों लेना पड़ रहा है, ये सवाल हमारा था और प्रशासन से था, आयुक्त से था, जो लोग बजट बनाए उनसे था। उस पर बातचीत होना चाहिए थी और हम उस पर बात कर रहे थे। उसी में एक सवाल था कि 679 लोगों की भर्ती करना है। दिखती बात है इतनी बड़ी भर्ती करना और उस भर्ती का अखराजात, उसका खर्च कैसे आएगा। तो हमारा और मेरा भी यही सवाल था कि खर्च किस तरह से किया जाएगा और क्या सोर्सेस है आमदनी के, वो प्रशासन ने बताना चाहिए। उसी में एक सवाल था, एक बड़ा सोर्स घरपट्टी का है। हम घरपट्टी बढ़ाने की हिमायत में ना कल थे ना आज इक़्तिदार में आने के बाद भी हम नहीं हैं, मगर किसी को छूट और किसी से वसूली ये बहरहाल बराबर बात नहीं है। प्रशासन राज में पिछले 5 साल से
प्रभाग 1 में घर पट्टी बांटी ही नहीं जा रही है। जब पूरे शहर का वापस सर्वे किया गया घर पट्टी का, तो उसमें प्रभाग 1, प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 सबका सर्वे किया गया। उस पर मैंने सवाल पूछा कि आप बताओ कि प्रभाग 1 से कितनी वसूली होती है और बाकी 3 प्रभाग से कितनी वसूली होती है। ना हमारी ये चाहत है कि प्रभाग 1 और प्रभाग 2, 3, 4, हम चाहते हैं कि सारे प्रभाग में तरक्की एक तरह से हो। ये नहीं होना चाहिए कि कहीं पर तरक्की का मेयार कुछ हो, कहीं पर तरक्की का मेयार कुछ हो। कुछ लोग टैक्स ज्यादा भरते हो, उनके हिस्से में तरक्की ना आए, और कुछ जगह पर घर पट्टी ही ना बांटी जाती हो। इस पर प्रशासन कोई जवाब दे नहीं पा रहा था। आयकर विभाग उप आयुक्त तो आयकर दिनेश भाई ने उन्होंने बताया कि प्रभाग 1 में रिवीजन सर्वे जो था 7,500 घरों का जो सर्वे हुआ, उसमें सिर्फ 2100 लोगों को घर पट्टी दी गई। 5400 लोगों को 5 साल से घर पट्टी नहीं दी जा रही है। प्रभाग 2 में 5187 लोगों का रिवीजन सर्वे हुआ, जो कि 5187 लोगों को घर पट्टी दी गई। बराबर बात है, जो घर पट्टी है वो भरना चाहिए। प्रभाग 3 में 5882 लोगों का रिवीजन सर्वे हुआ, उनको भी 5882 लोगों को घर पट्टी दी गई, उनसे वसूली की जा रही है। इसी तरह प्रभाग 4 जो सबसे बड़ा प्रभाग है, वहां 8168 सर्वे जो नए हुए, उसमें 8168 लोगों को घर पट्टी दी गई। मगर प्रभाग 1 में क्यों नहीं दी गई, ये सवाल बिल्कुल पूछने वाला सवाल था कि उनसे वसूली क्यों नहीं की जा रही है। और 5 साल में अगर प्रशासक राज में ये सब चीजें चल रही थी, तो मौजूदा एमएलए की अपनी कुछ जिम्मेदारी थी कि नहीं थी कि उनके हल्के से घर पट्टी बराबर वसूली हो रही है और दूसरे हल्के से घर पट्टी वसूली ही नहीं की जा रही है। वसूली तो जाने दीजिए, वहां घर पट्टी बांटी ही नहीं जा रही है। जब घर पट्टी दी नहीं जाएंगी तो कोई घर पट्टी क्यों भरेगा, तो सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। नए सोर्सेस पे बात करने की बात थी। उस पर एमआईएम के गठनेता अब्दुल मालिक ने प्रशासन से पूछे गए सवाल पर उनको प्रभाग 1 से जो भी मोहब्बत होंगी, मैंने उनसे ये कहा कि वहां घर पट्टी नहीं बांटी जा रही है। उनका जो सबसे बड़ा प्रभाग, प्रभाग 4, वहां पूरी घर पट्टी वसूल हो जा रही है। मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे साथ में प्रशासन से सवाल करेंगे, मगर प्रशासन की दिफा में आए और आज जो मिली जोड़ है फिरका परस्तों से एमआईएम की, वो जग जाहिर हो गई, सबके सामने आ गई कि प्रशासन से सवाल पूछा जा रहा है और प्रभाग 1 में 5400 लोगों को घर पट्टी बांटी नहीं जा रही है। ये सवाल पर अब्दुल मालिक ने मुझे काउंटर किया, जबकि उस पर मुझे काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं थी। आयकर उप आयुक्त ने साफ जवाब दे दिया कि वहां पर घर पट्टी नहीं बांटी जा रही है। उस पर सवाल जवाब होता, नए सोर्सेस कैसे इनकम के बढ़ेंगे, उस पर बातचीत होती, मगर ये सारी बातों को किनारे किया गया और एमआईएम के गठनेता और उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने जिस तरह से हॉल में गुंडागर्दी की और जिस तरह से हॉल चलाने की तरफ गए, ये मालेगांव शहरियान के लिए बराबर बात नहीं है। हम लोग मालेगांव शहरियान की ओर से चुन के आए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि मालेगांव शहर के हम जहां से चुन के आए वहां तरक्की हो। वहां के लोग अगर टैक्स भर रहे हैं तो उनके टैक्स की कीमत से उन्हें वो सहूलियात मिले, मगर जो टैक्स ही नहीं भर रहे हैं वहां के लोगों से भी टैक्स वसूलने की बात होना चाहिए। मगर इन सारे मामलात में जिस तरह से एमआईएम के गठनेता ने अपना किरदार निभाया, वो कहीं ना कहीं फिरका परस्तों से मिले हुए हैं। उनके एमएलए प्रशासक राज था, कोई बॉडी नहीं थी, मगर एमएलए थे। एमएलए ने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि वहां से घर पट्टी क्यों नहीं बांटी जा रही है। और आज एमआईएम के गठनेता का फिरका परस्तों के साथ मिलकर इस तरह का तांडव करना कि बजट मीटिंग को इस तरीके से लेकर जाना, ये बराबर बात नहीं है। बजट मीटिंग थी, मैंने 84 कारपोरेटर्स की बात की कि 4 लाख रुपया प्रशासन ने हर कारपोरेटर का पकड़ा है। मुझे बताओ, एक कारपोरेटर आज जो डीपीआर है वो सारे महंगे हो गए। एक रोड अगर हम डालते हैं
छोटी रोड भी तो 20-25 लाख की होती है। एक स्लैब बनाते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए का स्लैब बनता है। तो हमने 84 कारपोरेटर्स की बात की, मगर उसके बावजूद भी अपोजिशन का किरदार मुस्बित अपोजिशन जैसा हॉल में नहीं रह रहा है। ये शहरियान के सामने आना जरूरी है कि उन्होंने अपना किरदार अपोजिशन का मुस्बित रखना चाहिए था। प्रशासक और फिरका परस्तों से मिलकर इस तरह से कामकाज करना ये शहर की नुमाइंदगी नहीं हो सकती। हमने बजट आज पास किया और इंशाअल्लाह हम एक अच्छा बजट मालेगांव शहरियान को आसिफ शेख साहब की सरपरस्ती में और मालेगांव सेकुलर फ्रंट के तमाम ही मेंबरान, मेयर, डिप्टी मेयर एक अच्छा बजट बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप खुद देखे होंगे कि जिस तरीके से बजट की कॉपी दी गई और उसमें जो खर्च बाजू और जमा बाजू हमने देखा तो कारपोरेशन का खजाना खाली हो चुका है। हमारे लिए भी ये कांटों भरा ताज है। ताज तो है मगर कांटों भरा है और उसको अच्छे तरीके से मालेगांव शहरियान की मुस्बित कामकाज डेवलपमेंट किस तरीके से हो, वो कामकाज और वो बजट हम मंजूर करेंगे। बजट मीटिंग के बाद मुझे एमआईएम के भी कई कारपोरेटर्स का वहां मिले, कुछ लोगों ने फोन भी किया और ये बोला कि यार तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, तुम प्रशासन से सवाल पूछ रहे थे मगर जिस तरह से तुम्हारी बात को काउंटर किया गया और प्रभाग 1 में घरपट्टी वसूलने की बात साफ होना चाहिए थी, वो साफ नहीं होने दी गई। मैंने ये सवाल भी उठाया कि 550 लोग मानधन पे कारपोरेशन ने लगाए हैं प्रशासक राज में, वो 550 लोग कहाँ काम कर रहे हैं, ये भी सवाल महासभा में पूछने की बात थी। प्रशासन उस पर जवाब देता था तो हमें समझ में आता कि किस प्रभाग में कितने लोग लगे हैं। क्योंकि जन्म दाखिले में जाओ वहां लोग नहीं, घर पट्टी विभाग में जाओ वहां लोग नहीं, यहाँ तक कि जितने खाते हैं कारपोरेशन के वहां पर कामकाज की कमी है, लोग नहीं है, मेन पावर नहीं है। साफ सफाई का निजाम पूरा प्राइवेट कर दिया गया है। यहाँ तक कि गटर से कचरा निकालने वाला भी प्राइवेट, कचरा उठाकर डेपो पर ले जाने वाला भी प्राइवेट, वो सारे मुलाजमीन प्राइवेट। सफाई के कारपोरेशन के कर्मचारी हैं, वो कौन से प्रभाग में काम कर रहे हैं। हमारा किसी प्रभाग से भेदभाव नहीं है मगर सब प्रभागों के साथ इंसाफ होना चाहिए, यही मालेगांव सेकुलर फ्रंट चाहता है और इसी पर हम बात करना चाहते थे। मगर एमआईएम के गठनेता का तरीका ये मालेगांव शहरियान खास तौर से मालेगांव सेंट्रल के हक में बेहतर नहीं था। प्रभाग क्रमांक 1 से क्यों वसूली नहीं हो पा रही, क्यों नहीं जा रही, किसका दबाव है उन पर? यही सवाल तो हमने प्रशासक से पूछा। अगर गठनेता एमआईएम के अब्दुल मालिक उस सवाल पर काउंटर नहीं करते तो आयुक्त को उस पर जवाब देना पड़ता। उन्होंने क्यों प्रशासन को बचाया, वो क्या चाहते थे ये वही जानते हैं। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि एकदम साफ जवाब था। और प्रशासन का एक आदमी उप आयुक्त कर जब ये बोल रहा है कि 5100 लोगों को घर पट्टी नहीं बांटी गई है वहां, तो उस पर आयुक्त का जवाब लेने के बजाय एमआईएम के गठनेता ने जिस तरह से दफा किया, ये कहीं ना कहीं फिरका परस्तों से मिली जोड़ थी। सोशल मीडिया पर अब ये भी चल रहा है कि अब्दुल मालिक मेयर बढ़ती हुई घरपट्टी के खिलाफ बोल रहे थे और इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर ने गुंडागर्दी। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ये अहम सवाल नहीं है। आप सब लोग महासभा में थे, महासभा में ये बात बताओ कि ये सच है क्या। प्रभाग 1 के ही सवाल पे वो मुझे काउंटर किए। मैंने कोई गलत सवाल पूछा क्या कि प्रभाग 1 में 5100 लोगों से घरपट्टी क्यों बांटी नहीं जा रही है, वसूलने की बात तो बाद में आती। तो ये तो प्रभाग 1 में लोगों को बचाने की या प्रशासन को वहां के अधिकारियों को बचाने की कोशिश अब्दुल मालिक गठनेता ने की। उन्होंने प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4 के ताल्लुक से कोई बात नहीं बोली। वो क्या चाहते थे ये उनको ही मालूम। मगर कुल मिला के जो बात समझ में आती है कि फिरका परस्तों से मिली जोड़ करके अगर हॉल वो चलाना चाहते हैं तो क्लियर बोल दें कि हम फिरका परस्तों के साथ हैं। छुप कर फिरका परस्तों का साथ देना और इक्तदार में रहने वालों को काउंटर करना, जबकि तमाम ही लोग अगर मेरी बाइट या मैंने जो हॉल में बोला, मैं 84 कारपोरेटर्स के ताल्लुक से बोल रहा था कि 4 लाख बजट देकर 84 कारपोरेटर्स को मिलेगा। उसमें मैं ये भी बोला कि अपोजिशन के लोग भी हैं, इक्तदार के लोग भी हैं, तो काम कैसे किया जाएगा, तो सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। एक अच्छे माहौल में मीटिंग करने के बजाय जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, ये
तरीका सही नहीं है। सोशल मीडिया पे कौन क्या बोलता है वो जाने दो, सबकी आंख खुली है, सबके कान सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। आप सारी मीडिया वहां मौजूद थी कि किस सवाल पे अब्दुल मालिक ने काउंटर किया। सोशल मीडिया पे आप दोनों पे तनकीद दे रहे, अपने मायन पे इस्लाम पार्टी पे भी तनकीद दे रहे कि इस तरह से अगर चले तो तरक्की शहर की कैसे, शहर के मसाइल पे गुफ्तगू कब हो? मैं भी वही बात बोल रहा हूं ना कि जब मैंने सवाल प्रशासन और आयुक्त से पूछा तो अपोजिशन का काम था मेरे साथ मिलके वो सवाल का किया जाता, मगर उसको काउंटर करना, मेरे सवाल को हर वक्त काउंटर करना और इस तरीके से बात करना जिस तरह से आज जो हुआ वो मैं भी मानता हूं कि सही बात नहीं है, नहीं ऐसा होना चाहिए। मगर ये तो अपोजिशन को सोचना चाहिए कि वो किसका दफा कर रहे हैं। अगर मेरी बात गलत है तो आयुक्त तो जवाब देता, मेरी बात तो 100% सच साबित हुई जब उप आयुक्त ने जवाब दिया कि 5100 लोगों को घर पट्टी नहीं बांटी गई। और उसके बाद ये हुल्लड़ मस्ती करना, अपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं है, अपोजिशन हारने का दुख उनको इतना है कि वो हॉल में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अगर आप मुझे बताओ कि मेयर डिप्टी मेयर वहां थे, किसी को बोलने नहीं दिया गया, ऐसा हुआ क्या? शुरुआत में ही डॉक्टर खालिद ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी, स्टैंडिंग कमेटी की उनको भी पूरी बात बोलने दी गई। आमतौर पे अपोजिशन को नहीं बोलने दिया जाता, मगर इस मर्तबा आप देख रहे होंगे हम हमेशा अपोजिशन में रहे, हमको कितना बोलने दिया जाता था ये हम भी जानते हैं। मगर आज तो तुम देखेंगे कि शुरुआत से ही अपोजिशन को पूरा मौका दिया गया, मगर वो मुस्बित बात की तरफ नहीं जाते हुए इस तरह का हंगामा करना ये बराबर बात नहीं है। अगर एक तरफ से हंगामा होगा, दिखती बात है, दूसरी तरफ भी कारपोरेटर्स हैं, उनमें भी कुछ लोगों को लगता है कि ये तरीका सही नहीं है, वो भी गुस्से में आ जाते हैं। मगर शुरुआत कौन कर रहा है ये आप देखिए। ऐसा लगता क्या हुआ कि ये बोलते कि शायद अब्दुल मालिक कोई सवाल कर रहे थे तो शायद खालिद हाजी इधर से जवाब देता, इस पे कुछ बात बढ़ी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा नहीं हुआ, मेरा सवाल आयुक्त से था, उन्होंने मेरा नाम लेके वो जवाब देने लगे। जब मेरा सवाल आयुक्त से था तो उसमें अब्दुल मालिक को बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। मेरा सवाल आयुक्त से था कि उप आयुक्त कर ने अगर ये बोला है कि 5100 लोगों को प्रभाग 1 में घर पट्टी नहीं बांटी गई तो आयुक्त साहब बताएं क्यों नहीं बांटी गई। तो सवाल सीधा प्रशासन से था, आयुक्त साहब से था, तो उस पर अब्दुल मालिक बीच में क्यों बोले? वो बीच में बोल सकते, और अगर खालिद हाजी बीच में बोले तो वो गलत बात हो गई। उनको बोलते कि तुम वहां जाके बैठो, तुम्हारा काम क्या था? तुम्हारा अब्दुल मालिक का काम ही नहीं था मेरे सवाल पे आयुक्त से अगर मैं जवाब मांगा तो आयुक्त थे क्या? अब्दुल मालिक प्रशासन थे, उन्होंने बजट बनाया था क्या? उनका कोई जरूरत नहीं थी उस सवाल पे बोलने की। वो जिसके भी बीच में चाहेंगे सवाल पे जवाब दे सकते, मगर अगर इख्तिदार में बैठे हुए खालिद हाजी कोई बात बोलते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम जवाब नहीं दे सकते। ये दोहरा मेयार कैसे हो सकता? अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप लोग बोलने नहीं देते उनको। मुझे बताओ, पूरी मीडिया थी, बजट की शुरुआत में डॉक्टर खालिद ने नहीं बोला क्या? पॉइंट ऑफ ऑर्डर लाया, कोई बात हुई क्या? स्टैंडिंग का सवाल पूछा, उसके सुर में मैंने ताल मिलाया कि मैं भी स्टैंडिंग में हूं, सही बात है, क्यों नहीं स्टैंडिंग में बात आई, ये मैं भी उनके साथ बोला। तो बोलने कहाँ नहीं दिया गया? अगर बोलने नहीं दिया जाता तो डॉक्टर खालिद को शुरुआत में ही नहीं बोलने दिया जाता। मीटिंग की शुरुआत ही अपोजिशन के एक आदमी ने अपनी बात रखी, उस पर आयुक्त ने जवाब दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया, मेयर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जवाब दिया, तो बोलने कैसे नहीं दिया जा रहा? हर तरीके से हम अव्वल दिन से हमारी ये कोशिश है कि सबको साथ लेकर चले और सबको हॉल में बोलने का मौका दिया जाए। मगर बोलने का मौका देने का ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहो, किसी को भी चाहो, कुछ भी बोलेंगे। और कोई दूसरा बोलता है तो उसको बोलते हैं कि तुम वहां जाके बोलो। जब आयुक्त